चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। मासूम सुंदरता और बेहतरीन अदायगी का जो जादू सा असर इस अदाकारा का था, वो शायद ही आज देखने को मिलता है। जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब वो सफलता की चरम पर थी। तभी बॉलीवुड में उनकी अनदेखी का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे वो गुमनामी के अंधेरे में जाने को विवश हो गई। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा। कहीं उसका कसूर ये तो नहीं था कि भारतीय मूल की होने के बावजूद उन्हें दर्शकों के बीच नेपाली कहकर प्रस्तुत किया गया। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर अब तो बता। बला की खूबसूरत इस हीरोइन के नए नक्श सबसे अलग थे, जिसकी वजह से कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें तंज भी कसे। नहीं मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। किसी ने यहाँ तक कहा कि ऐसी नाक के साथ हीरोइन बनने के सपने देखना छोड़ दो। जिन निर्माता ने उन पर तंज कसा था, बाद में वही निर्माता निर्देशक उनके घर के आगे उनकी डेट्स लेने के लिए लाइन में खड़े थे। बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। इस हीरोइन का अपने जमाने में ये जलवा था कि कई वर्षों तक कई फिल्मों के टाइटल में इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता था। मैं तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा। अपने जमाने के सारे सुपरस्टार हीरोज के साथ इस हीरोइन ने काम किया। यहाँ तक कि नए हीरोज के साथ भी उन्होंने जबरदस्त जोड़ी बनाई। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लेकिन कहते हैं कि सफलता मिलती है तो थोड़ा गुरूर तो आ ही जाता है। शायद इसीलिए इन्होंने एक समय जीनत अमान और परवीन बाबी को ये कह दिया था कि इन्हें एक्टिंग की बजाय मॉडलिंग करनी चाहिए। अपने नाम और काम के चक्कर में इस हीरोइन को अपने नेपाली पति से किया वादा भी तोड़ना पड़ा। ऐ मेरे हमसफर मुझको पहचान ले, मैं वही हूँ, वही। इनके मायके वाले चाहते थे कि शादी के बाद ये फिल्मों में काम ना करे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने। 50 और 70 के दशक की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस होने के बावजूद ये इतनी कंजूस थी कि लोग बाग अक्सर इनसे कन्नी काट लिया करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इनका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सका। अपने पिता से बेहद डरने वाली इस हीरोइन ने हमेशा शूटिंग से लौटते समय साधारण कपड़े पहने ताकि पिता को इनकी वेशभूषा खराब न लगे। पैसों की वजह से उन्होंने भरी अदालत में खुद को वेश्या तक कह डाला, जिसका असर इनके फिल्मी करियर पर ऐसा पड़ा कि काम मिलना तो दूर, अपने भी इनसे दूर होते चले गए। अपने हुए पराए, किस्मत ने क्या दिन दिखलाए। वर्षों की कमाई, अपनी इज्जत और शोहरत को इन्होंने एक ही झटके में खुद ही मटिया मेल कर दिया। लिहाजा उन्हें ये गम सताता रहा और आज 83 साल की उम्र में भी उन्हें कहीं गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ रही है। किस्मत ने क्या दिन दिखलाए, कुछ सोचो और कुछ हो जाए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया था, पर आज वो कहाँ हैं, कैसी हैं, किसी को खबर नहीं। वो कोई और नहीं बल्कि सदाबहार चिर सुंदरी माला सिन्हा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। मैं हो गई बदनाम, बिना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 में कोलकाता के एक क्रिश्चियन नेपाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता बंगाली थे और माता नेपाली, इसलिए उनका नाम एल्डा सिन्हा रखा गया, जबकि उनका ये नाम उनके लिए अपने ही स्कूल के साथियों के बीच मजाक का सबब बन गया। उनके दोस्त अक्सर उन्हें डालडा सिन्हा कहकर चिढ़ाया करते थे, जबकि उनके घर का नाम था बेबी सिन्हा। बाद में तंग आकर उनके परिवार वालों ने उनका नाम एल्डा सिन्हा से बदलकर माला सिन्हा कर दिया।
माला सिन्हा ने बंगाली फिल्मों से बतौर बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और अच्छा नाम कमाया। जय वैष्णो देवी, श्री कृष्ण लीला, जोग वियोग, धूली उनकी कुछ सफल बंगाली फिल्मों के नाम हैं, जिनमें माला सिन्हा ने बाल कलाकार के रूप में काम किया। 1952 में आई उनकी फिल्म रोशनारा। हालांकि माला सिन्हा शुरुआती दिनों में ऑल इंडिया रेडियो पर गाना भी गाती थी, क्योंकि उनकी आवाज अच्छी थी। ये अलग बात है कि उन्होंने अब तक किसी भी फिल्म में पार्श्व गायन नहीं किया, क्योंकि उनकी सुंदरता ने उन्हें फिल्मों से ही फुर्सत नहीं दी। माला सिन्हा की एक बात बड़ी मशहूर रही है कि वो स्टेज शो करने में माहिर थी। 1947 से 1975 तक देश विदेश में अनेकों स्टेज प्रोग्राम में कई भाषाओं में अपना जलवा दिखाकर लोगों का मनोरंजन करती आई हैं। इस सदाबहार चिर सुंदरी की हर बात ही निराली रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1954 में बनी हेमलेट उनकी पहली वयस्क हिंदी फिल्म थी, जो सुपर फ्लॉप रही, लेकिन जनता ने माला सिन्हा के काम को खूब सराहा। माला जी ने अपने समय के 4 जनरेशन के साथ काम करके एक मिसाल कायम की। राज कपूर, शमी कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, उत्तम कुमार से लेकर मोस्ट हैंडसम एक्टर मनोज कुमार और धर्मेंद्र के साथ भी खूब जोड़ी बनाई। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। इन जमे जमाए हीरोज की बात तो छोड़िए, माला सिन्हा ने उस समय के उभरते हुए हीरो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ भी बराबर की भूमिका कर अपने कला और सौंदर्य का लोहा मनवाया। रूप ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए। सुनील दत्त, संजय खान और जितेंद्र के साथ भी इन्होंने ऐसा काम किया जिसे देखकर उस जमाने की नवोदित हीरोइन भी अवाक रह जाती थी। आपकी खातिर ये जान भी जाएगी सनम। सबसे पहले बम्बई आने पर माला सिन्हा की मुलाकात एक्ट्रेस गीता बाली से हुई, जो उस समय की टॉप हीरोइन थी। उसने माला सिन्हा की मुलाकात फिल्म निर्देशक केदार शर्मा से करा दी, जिन्हें इसकी मासूम खूबसूरती ऐसी भाई कि उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बना डाला। मगर माला सिन्हा को असली पहचान मिली गुरुदत्त की सुपर डुपर हिट फिल्म प्यासा से। कहते हैं गुरुदत्त, जो खुद ही इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक व एक्टर थे, वो अपनी इस फिल्म के लिए मधुबाला के पास गए थे, पर मधुबाला ने उन्हें कहा कि इस रोल के लिए आप माला सिन्हा को लीजिए, और हिंदी सिनेमा में प्यासा एक मील का पत्थर बन गई, जिसकी हीरोइन माला सिन्हा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। गुरुदत्त की प्यासा, जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया था। हालांकि फिल्म समीक्षकों ने इस रोल को नेगेटिव माना और उन्हें उनकी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। कहते हैं कि ये बड़े ही संयोग की बात होती है कि किसी सुंदर शरीर में बहुत ही ज़हीन दिमाग भी हो, पर माला सिन्हा को भगवान ने इन दोनों खूबियों से सवार कर इस दुनिया में भेजा था। तभी तो उन्होंने गायकी और अभिनय दोनों क्षेत्रों में महारत हासिल की थी। कह सकते हैं कि वो पूरी तरह स्किल्ड थी और अपने जमाने से कहीं आगे की सोच रखती थी। ये बात उनकी फिल्मों के चयन से पता चलता है। कई भाषाओं में काम करने वाली माला सिन्हा वस्तुतः सीरियस फिल्मों के अलावा हर किरदार बाखूबी निभा लेती थी। उन्होंने इस कड़ी में पहली दफा धूल का फूल फिल्म में पर्दे पर बिन ब्याही माँ का रोल किया, जिसकी बड़ी तारीफ हुई। तभी तो उनकी फिल्म देखने जाने वाली महिलाएं थिएटर में अपने साथ रुमाल भी ले जाती थी, क्योंकि भावनाओं की वो चितेरी थी। औरत की समझदारी मर्द की चालबाजी के सामने खत्म हो जाती है। मर्द मोहब्बत का वादा करता है, औरत भरोसा कर लेती है। सौंदर्य की मूर्ति माला सिन्हा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि किस्मत की भी बड़ी धनी थी। 1966 में वो एक नेपाली फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल गई, तो वहाँ उनकी मुलाकात उस फिल्म के हीरो सीपी लोहानी से हो गई। बस फिर क्या था, लोहानी महाशय माला सिन्हा की बेदाग सुंदरता पर रीझ गए और दोनों ने इसी साल शादी कर ली। सीपी लोहानी नेपाल के एक बड़े बिजनेसमैन भी थे, जिसकी वजह से उनके लिए नेपाल छोड़ना मुश्किल था। लिहाजा माला सिन्हा के मायके वालों ने शादी के समय ही शर्त रख दी थी कि शादी के बाद माला सिन्हा भी नेपाल में ही रहेगी। पर ये उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। कई फिल्में फ्लोर पर थी, इसलिए वो इन वादों को नजरअंदाज कर बम्बई पहुंच गई।
अपनी एक बहुत ही करीबी मित्र को माला सिन्हा ने बताया कि उनके जीवन की एक ऐसी घटना रही है जिस पर उन्हें हमेशा अफसोस रहता है। उन्होंने बताया कि उनके पास न काम की कमी थी न ही पैसे की, और उनके पिता ही उनके फाइनेंशियल मैटर्स को संभालते थे, इसलिए उनके पिता हमेशा सचेत रहते थे। लेकिन इन पैसों को बचाने में उन्होंने जो गलती की, उनका खामियाजा माला सिन्हा को आजीवन भुगतना पड़ रहा है। दरअसल एक बार उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा, जिसमें उनके अघोषित 12 लाख रुपए मिले, वो भी उनके बाथरूम की छत से। हुआ ये था कि सबकी नजर से बचाकर उनके पिता ने इसी जगह पर 12 लाख रुपए इस विश्वास के साथ रखे थे कि यहाँ पर किसी की नजर नहीं जाएगी। बहरहाल इतना पैसा उन दिनों में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लिहाजा अपने वकील और पिता के कहने पर उन्होंने अदालत में स्वीकार कर लिया कि ये पैसा उन्होंने फिल्मों के जरिए नहीं बल्कि किसी दूसरे सोर्स से कमाए हैं। लेकिन जज और वकील के काफी जिरह करने पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये पैसा उन्होंने देह व्यापार से कमाए हैं। ये सबके लिए अविश्वसनीय था, पर झूठ को माला सिन्हा ने सच बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। ये खबर उन दिनों आग की तरह फैली और माला सिन्हा ने वर्षों की कमाई, अपनी इज्जत और शोहरत एक ही झटके में खुद ही मटियामेल कर दी। खुद को ही लोगों की नजरों में संदिग्ध बनाने वाली माला सिन्हा से लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया। कई फिल्में उनके हाथ से चली गई और सभ्य समाज में उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया। किस्मत ने क्या दिन दिखलाए, कुछ सोचो और कुछ हो जाए। अगर माला सिन्हा की सुंदरता को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो उनकी अदायगी और वर्सेटैलिटी का कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। नृत्य, गीत और दिलकश आवाज की बराबरी शायद ही कोई कर सकता है। प्रशंसक तो उन्हें वर्सेटाइल और सदाबहार अभिनेत्री रेखा से तुलना करते हुए कहते हैं कि माला सिन्हा जितनी विविधता तो रेखा में भी नहीं है। हालांकि कभी रेखा या माला सिन्हा ने इस बात का कहीं अनुमोदन नहीं किया। उनकी अदायगी और स्क्रीन प्रेजेंस की वैरायटी देखनी हो तो उनकी सुपर डुपर फिल्में हरियाली और रास्ता, अपने हुए पराए, पूजा के फूल, नीला आकाश, आंखें और 1950 की एकादशी, 1950 की धूल का फूल और 1963 की बहुरानी देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता है कि इस हीरोइन को अपने काम के लिए कोई राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था या नहीं। दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। दुनिया इस बात से जरूर सहमत होगी कि इस महान कलाकार को उसकी ही फिल्म फ्रेटर्निटी ने वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। उन्हें उस समय पुरस्कार कभी नहीं मिला जब वो उसकी हकदार थी। ये बात अलग है कि सन 2018 में उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था तो दर्शकों से भरी महफिल में उनका दर्द छलक उठा। हंसते हुए वो बोली कि चलो देर आए दुरुस्त आए। ये भी कहा कि उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी हो रही है कि उनके जीते जी ये पुरस्कार आखिर उन्हें मिल गया। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि इससे पहले उन्हें कभी भी उनके किसी काम के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं दिया गया। माला सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जब वो अपने स्टारडम की पीक पर थी कि तब लगभग हर साल फिल्म फेयर के सालाना अवार्ड फंक्शन के लिए वो नॉमिनेट हो जाती थी, पर कभी भी उन्हें ये अवसर नहीं मिला। अंतिम समय में उन्हें पता चलता था कि ये पुरस्कार किसी और अभिनेत्री को दे दिया गया। वर्ष 1965 का एक मजेदार किस्सा बयान करते हुए वो कहती हैं कि इस साल उनकी 2 फिल्में जहां आरा और हिमालय की गोद में के लिए उनका फिल्म फेयर में नामांकन किया गया था। ये बात उन्हें उस समय फिल्म फेयर के संपादक ने कही, पर फाइनल में हमेशा की तरह उन्हें ये अवार्ड नहीं मिल सका। संगम फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए उनकी जगह वैजंतीमाला को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया गया। इसके अगले साल भी माला सिन्हा के साथ यही घटना घटी। फिल्म फेयर के संपादक ने उनसे ये संभावना जताई कि इस वर्ष उन्हें उनकी फिल्म बहुरानी के लिए जरूर पुरस्कृत किया जाएगा, पर इस वर्ष भी किस्मत उनके साथ दगा कर गई। इस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार साहिब, बीबी और गुलाम के लिए मीना कुमारी को दे दिया गया। इसके बावजूद हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन सिने आर्टिस्ट अवार्ड से उन्हें सम्मान मिला तो माला सिन्हा भावुक हो उठी। उन्होंने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है, वरना उनके अंदर जो प्रतिभा है वो कभी बाहर नहीं आ पाती।
वो ये भी कहना न भूली कि ये नाम शोहरत जनता के असीम प्यार की वजह से मिला है। उन्होंने इस बात को भी कबूला कि उन्हें सच्चा और असली अवार्ड उस दिन मिल गया था जब मशहूर निर्देशक महेश भट्ट ने उनकी चर्चित फिल्म प्यासा के बारे में ये कहा कि मालाजी जैसी अभिनेत्री आज फिल्मी दुनिया में कम ही है, क्योंकि प्यासा में उनकी आंखों से जो इमोशंस देखने को मिले वो कमाल हैं। मैं उन्हें उनकी इस कला के लिए सलाम करता हूँ। वाकई माला सिन्हा इन बेबाक बातों से अपने अंदर छिपी हुई मासूमियत को बयां करती हैं। तभी तो बड़ी सादगी से माला जी ये बताना नहीं भूलती कि पहली बार जब किसी फिल्म स्टूडियो के अंदर गई तो उन्हें वो कबाड़ के गोदाम जैसा लगा, पर जैसे जैसे और अंदर गई तो उन्हें इस गोदाम के अंदर महल सा दिखाई देने लगा, जहाँ सब कुछ बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। तभी तो वो कहती है कि कोई भी किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकता, ये तो स्वाभाविक रूप से अंदर से आती है। लाख मुसीबत रास्ते में हर साथ न अपना छूटे। माला सिन्हा जी की बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी कई फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। 1996 की उनकी बहुचर्चित फिल्म राजा हिंदुस्तानी में प्रतिभा सिन्हा पर फिल्माया गया गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं आज भी दर्शकों को याद होगा। परंतु इतनी सफल अभिनेत्री माला सिन्हा की बेटी से लोगों ने जितनी उम्मीदें बांध रखी थी वो उस पर खरी नहीं उतर सकी। लिहाजा प्रतिभा सिन्हा का फिल्मी करियर ज्यादा चमकदार नहीं रहा। माला सिन्हा बगैर किसी से शिकवा शिकायत किए फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। आज वो कहाँ है, कैसी है, इस बात की खबर ज्यादातर लोगों को नहीं है। बहरहाल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सदाबहार अभिनेत्री को उनके तमाम चाहने वालों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम। आपने अपने शानदार अभिनय के जरिए वर्षों तक लोगों का फिल्मों से मनोरंजन किया। ये दुआ करते हैं हम कि आपकी चुलबुली छवि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बरकरार रहे। उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री को अपना भगवान मानने वाली महान अदाकारा माला सिन्हा को समर्पित हमारी ये प्रस्तुति आपको निश्चित ही अच्छी लगी होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपनी दोस्त और होस्ट रविंद्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। धीरे धीरे